अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये 1947 के उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान बाज़ाब्ता तौर पर दो हिस्सों यानी भारत और पाकिस्तान में तकसीम हो गया था और तकसीम या बंटवारे की लकीर के आर पार खून की वहशतनाक होली खेली जा रही थी। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। हिजरत का एक अजीब सा चलन चल पड़ा था। कोई जानो आबरू बचाने तो कोई मज़हब की बुनियाद पर मुल्क बदल रहा था। फिर भी भारत में तकसीम हिंद के वक्त मुसलमानों की खासी तादाद थी जो पाकिस्तान जाना नहीं चाहती थी। इनमें से हज़ारों अफराद ने अपनी जान बचाने की खातिर अंदरून मुल्क महफूज इलाकों की तरफ नकल मकानी की थी। इन्हीं में से एक भारत की मुमताज़ माहिर तालीम मुसन्फ़ा और शायरा साजिदा ज़ैदी भी शामिल थीं, जिन्हें दिल्ली में मुसलमानों के कत्लेआम के पेश नज़र अपने मकान को बंद करके कांग्रेस के उस वक्त के मकबूल तरीन मुसलमान रहनुमा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रिहाइशगाह में पनाह लेना पड़ी। उस वक्त के हालात के बारे में वो अपनी सवानिया उम्री नवाए ज़िंदगी में लिखती हैं। इंसानों के दिल और दिल्ली के दरो दीवार कांप उठे थे। दिल्ली की ज़मीन सुर्ख और आसमान स्याह हो गया था। यही हाल पंजाब का हो रहा था और यही हाल उत्तर प्रदेश और यही बंगाल का था। दिल्ली में 24 घंटे का कर्फ्यू था, लेकिन इसके बावजूद बलवाई अंदरूनी गलियों में मुसलमानों का कश्त खून कर रहे थे। लाशों से भरी गाड़ियाँ आ रही थीं और जा रही थीं। इंसानों की खौफनाक तरीन जबिल्लत, हलाकत, नफरत, तसब और बर्बरियत बेनकाब हो रही थी। तहजीब का पर्दा चाक हो रहा था। सियासत का मकरूह चेहरा बेनकाब हो चुका था। दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं, आज़ादी के दूसरे ही दिन से फ़िरका वाराना झगड़ों की खबरें राजधानी पर गहरी तारीकी फैलाने लगी थीं। ये खबरें कत्ल और मौत और बेरहमी की थीं। ये पता चला था कि मशरकी पंजाब में हिंदू और सिख हजूम मुसलमानों के देहात पर हमला आवर हुए। वो घरों को आग लगा रहे थे और बेगुनाह मर्दों, औरतों और बच्चों को कत्ल कर रहे थे। ऐसी ही खबरें मगरबी पंजाब से भी आ रही थीं। दूसरी तरफ दिल्ली में सरकश लोगों का हजूम शहर के मुसलमानों पर टूट पड़ा था। मुजाफात मसलन करूल बाग, लोधी कॉलोनी, सब्जी मंडी और सदर बाज़ार के इलाके थे जिनमें मुसलमानों की बड़ी आबादी थी। इन तमाम इलाकों में जान और माल अब महफूज नहीं रहा था। एक मरहले पर तो इन इलाकों में सूरत हाल ऐसी ख़राब हो गई कि कोई भी मुसलमान रात को इस एतमाद के साथ सो नहीं सकता था कि अगली सुबह वो जिंदा उठेगा। दोस्तों, मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि बहुत सारों ने मेरे घर में पनाह ली। शहर के अमीर और मारूफ ख़ानदान मेरे पास इस हाल में आए कि वो बिल्कुल कलाश थे और बदन के कपड़ों के सिवा उनके पास कुछ नहीं रह गया था। कुछ को दिन के उजाले में आने का हौसला नहीं हुआ और उन्हें फ़ौज की हिफाजत में आधी रात को या अलग से बुलाया गया। जल्द ही मेरा घर भर गया और मैंने कंपाउंड में खेमे लगवा दिए। हर तरह के और हर हाल के मर्द और औरतें, गरीब, अमीर, जवान और बूढ़े माज जान के डर से एक साथ सिमटे सिमटाए पड़े थे। जल्द ही ये बात वाज़ह हो गई कि नज़्म ज़ब्त के कायम होने में अभी कुछ वक्त लगेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इन घरों की हिफाजत मुमकिन नहीं थी जो अकेले पड़ गए थे। अगर हम एक इलाके में पहरेदारों का इंतज़ाम करते थे तो हमला दूसरे इलाकों में शुरू कर दिया जाता था। इसीलिए हमने तय किया कि मुसलमानों को यकजा कर हिफाजती कैंपों में पहुंचाया जाए। एक ऐसा ही कैंप पुराने किले में कायम था। इस किले में कोई इमारत बची नहीं रह गई थी, सिर्फ बुर्ज बाकी थे। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद किले में जमा हो गई और इन्हीं बुर्जों में तकरीबन पूरी सर्दियों के महीने गुजार दिए। दोस्तों, तकसीम हिंद के फ़ौरन बाद पैदा होने वाले अंदरनाक हालात में भारत में रह जाने वाले मुसलमान इंतहाई मायूसी और उदासी का शिकार थे और उनकी एक बड़ी तादाद अपनी जान बचाने की खातिर अपने घरों को तर्क करके हिफाजती कैंपों में डेरा डालने पर मजबूर थी। इनमें से कुछ ऐसे थे जो पाकिस्तान चले जाने के लिए एक अच्छे मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ताहम अक्सरियत वो थी जो हिजरत करना नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी कौमी और सियासी शनाख्त खो जाने और अपने मुस्तकबिल को लेकर बेहद मुतफक्किर थी। ऐसे हालात में मौलाना आज़ाद ने ना सिर्फ सामने आकर भारत में रह जाने वाले मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल की जिम्मेदारी ली, बल्कि अपनी तकरीरों के ज़रिए उनका हौसला बढ़ाया और उनमें खुद एतमादी पैदा की। मौलाना ने 23 अक्टूबर 1947 की दिल्ली की तारीखी जामे मस्जिद की फसील से एक तारीखी तकरीर की, जिसकी बदौलत तकसीम के साने और कत्ल गारत गरी से परेशान भारतीय मुसलमानों में हिम्मत पैदा हुई। मौलाना ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों से खौफ के हर एहसास को ख़त्म करने की कोशिश की। इनके अंदर से एहसास कमतरी को मिटाने के लिए उनमें एतमाद पैदा किया। दोस्तों, मुहिउद्दीन अहमद अल मारूफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 11 नवंबर 1888 को मक्का मुकरमा में पैदा हुए। उनकी वालदा आलिया बिन्नत मोहम्मद मुसलमानों के दूसरे मुकद्दस शहर मदीना मुनव्वरा की रहने वाली थीं। मौलाना के आबाओ अजदाद मुगलिया सल्तनत से वाबस्ता थे। 1857 की पहली जंग आज़ादी के बाद उनके वालिद मोहम्मद खैरुद्दीन ने हिंदुस्तान से हिजरत करके सऊदी अरब में सुकूनत इख्तियार की थी। वो अपने वक्त के मशहूर व मारूफ आलिम दीन थे।
मौलाना आज़ाद ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की और अरबी उनकी मादरी ज़बान थी। उनको उर्दू, फ़ारसी, अरबी, तुर्की और अंग्रेज़ी ज़बानों पर अबूर हासिल था। मौलाना आज़ाद ने अपनी इल्मी और अदबी ज़िंदगी का आगाज़ मज़ामीन और शायरी लिखने से किया। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने मुख्सन नामी एक अदबी जरीदे में अदबी मज़ामीन लिखना शुरू कर दिए। 1912 में उन्होंने उर्दू हफ्त रोज़ा अल हिलाल शुरू किया, जो एक सियासी अखबार था। ये उर्दू के अवलीन ऐसे अखबारात में से एक था जिसने तरतीब और डिज़ाइन समेत मवाद और पेशकश को यकसां अहमियत दी। इसे मिस्री अखबारात की तर्ज पर आरास्ता किया गया, लेकिन इसका सबसे बड़ा असासा पुरअसर मवाद था। अवाम में इनकलाबी ख्यालात पैदा करने की वजह से अल हिलाल रफ्ता रफ्ता अंग्रेज़ों के लिए एक मसला बन गया। इस बिना पर 1914 में अल हिलाल प्रेस पर हुकूमत ने कब्जा करके इसे जब्त कर लिया। 1914 ही में उन्होंने एक नया जरीदा अल बिलाग के नाम से शाया किया। उन्होंने अल हिलाल की तरह इसमें भी अंग्रेज़ों की पॉलिसियों के खिलाफ लिखा। दोस्तों, मौलाना आज़ाद ने बंगाल की तकसीम के मुहिम के वक्त कम उम्री ही में सियासत से कुर्बत इख्तियार कर ली थी। 1919 में उनको नज़रबंद भी किया गया और 1920 में हुकूमत ने रिहा कर दिया। बाद में वो महात्मा गांधी के फ़लसफ़ा अदम तशद्दुद से बेहद मुतासिर हुए। उनकी सियासी सरगर्मियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती गईं। 1920 में ही उनको खिलाफत कमेटी का सदर मुकर्रर किया गया। मौलाना 1923 में सिर्फ 35 साल की उम्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे कम उम्र सदर भी मुंतखब हुए और वो 1946 तक इस ओहदे पर फायज रहे। 1947 में तकसीम हिंद के बाद वो आज़ाद भारत की पहली हुकूमत में वज़ीर तालीम की हैसियत से शामिल हुए और इस मनसब पर 1958 यानी इंतकाल तक काम करते रहे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।